हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षिता। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट टर्म का ऑफिशियल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। विद सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे कि उसमें अगर ऑप्शंस कोई सा ठीक है ए बी सी में से तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, कोई गलत है तो वो क्यों गलत है, क्या रीजंस है, क्या उनके लिंक हैं, आपके पूरे पेपर्स में आप किस तरीके से पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, पैसेज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एसरेशंस एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस को हम लोग पूरी डिस्क्रिप्शंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ रीड करेंगे, कंप्लीट पेपर करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका कितने मार्क्स का पेपर है, क्या आप कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्या नंबरिंग होगी उसकी, किस तरीके से आपके वो मार्क होंगे। कंप्लीट हर चीज़ देखने के लिए, हर चीज़ समझने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, पूरी वीडियो देखिए, जिसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पता चलेगी, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड क्या रीज़न, क्या सॉल्व हो सकता है। आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जर्नल इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए। नॉर्मली आप जब पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। आप कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार जर्नल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। बाकी हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसे भी ध्यान से समझेंगे उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को और आगे पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन में हम लोग बात करेंगे कि पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। सेक्शन ए जिसमें 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट इसमें एक ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि हमें 20 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी जिसमें हमें 24 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, उसमें से भी हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बट सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे वो पिक्चर बेस्ड भी हो सकते हैं, वैल्यू बेस्ड भी हो सकते हैं एंड आपके रीजन वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सेक्शन सी जो है हमारा, सी सेक्शन में 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 3 सेक्शंस हमारे कंप्लीट होते के साथ हमें ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट हमें अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस करने हैं। हर सेक्शन वाइज का ही हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें एंड देन लास्ट के 10 क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे 50 जैसे क्वेश्चन होंगे, सारे इक्वल मार्क्स पे डिवाइड होंगे। हर क्वेश्चन की सेम वैल्यू होगी। आप सारे क्वेश्चन करिएगा एंड देन सारे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक पे टिक करना है जो आपके एमसीक्यूज में होता है। लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बताया गया है कि न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कंट्रीज के बारे में बात की गई है कि कौन सा अलायंस है जिसमें हमें ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना है कि न्यूली स्टेट में कौन से अलायंस है जो हमें सर्च करना है। तो अगर हम बात करें, हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट नाटो जो है एक यूएसए अलायंस है, सेंटो एक यूएसए अलायंस है एंड देन वार्सो पैक्ट यूएसएसआर का अलायंस है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डी, नैम। नैम जो है एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए बनाया गया अलायंस था, जिसमें सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है डी। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि स्मॉलर स्टेट सुपर पावर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्या रीजन था जिस वजह से स्मॉलर स्टेट जो थी वो सुपर पावर्स की हेल्प करते थे या सुपर पावर्स स्मॉलर स्टेट की हेल्प करते थे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जितनी भी सुपर पावर्स थी उनको विचुअल रिसोर्सेज यानी उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अपने वेपन्स रखने के लिए, अपने हथियार रखने के लिए उनको एक जगह की ज़रूरत होती है एंड देन उनको इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, पैसे के लिए, जितना भी उनके पास वेपन्स के लिए या वॉर के लिए जो भी इकोनॉमिक सपोर्ट होती है वो छोटे छोटे स्मॉलर कंट्रीज से आती हैं। ये 3 ही ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखा है जिसमें से हमें एक ऑप्शन कलेक्ट करना है। तो अगर हम देखें तो हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट दे रखा है विचुअल रिसोर्स,
सेकंड उन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट दे रखा है एंड थर्ड दे रखा है टेरिटरी, यानी ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीति आयोग। नीति आयोग इज न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस में जो अभी एड ऑन हुआ है। ये आपकी फर्स्ट बुक में से है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो नीति आयोग के जो हेड हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को वही अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन हुआ इज अ फर्स्ट, यानी ए आंसर इज अ राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया सोवियत यूनियन की एक स्टेटमेंट दी गई है। कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है? नॉट को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, जो बिल्कुल सही नहीं है वो हमें इसमें से ऑप्शन निकालना है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि सोवियत संघ की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत बढ़ी हुई थी, सबको पता है, बहुत इजी है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं। सेकेंडली ऑप्शन उन्होंने दिया है कि वहाँ का जो सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, जो कनेक्टिविटी थी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी वहाँ की, तो ये बहुत अच्छा था वहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल राइट है। एंड देन थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया है कि सोवियत यूनियन जो थी एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर एक पेन से लेके एक कार तक हर चीज मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है फोर्थ ऑप्शन है डिसइंटीग्रेशन 1992, ये गलत है और हमसे क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि नॉट ट्रू। 1992 डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, हमारा डिसइंटीग्रेशन 1990 में हुआ था आफ्टर कोल्ड वॉर, जब गोर्बाचेव की कुछ नीतियां आई थी एंड देन हमारे यहाँ पर सिस्टम, सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था वो पूरा बैक डाउन हो गया था, बैक ड्रॉप हो गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ हो गया, यानी कि डी ऑप्शन। 1992 में सोवियत यूनियन नहीं हटा था, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 1990 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, ये अगेन नीति आयोग से आया है। पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी? इज अ फर्स्ट मेक इन इंडिया। पहले नीति आयोग का जो नाम था 1956 में प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन से नाम चेंज करके 2014 में इसे नीति आयोग बनाया गया। उसका मीनिंग यही था कि हमें इंडिया को आगे और डेवलप करना है एंड देन मेक करना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट, मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वेयर द 3 लीडर्स हु फॉलोड इट इन द इंडिया आइडिया ऑफ नेम। यानी कि हम 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नेम के वो हमसे फाउंडर्स पूछ रहे हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं। हमें 3 से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम फाउंडर्स की बात करें तो नेम के 5 फाउंडर्स हैं। इंडिया के नेहरू जी, यूगोस्लाविया के टीटो, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के हैं, घाना के वामा एंड क्रूमा, एंड देन लास्ट इज ए। अब आप ऑप्शन देखिए जो हमने बोला है उसके अकॉर्डिंग इसमें शाह नाम आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में शाह आ रहा है, नासिर एंड सुकर्नो, नेहरू, वामा एंड क्रूमा, टीटो, ये सब की सब नेम के हैं, बट जो शाह नाम है वो नेम के फाउंडर नहीं है। तो जिस ऑप्शन में शाह आ रहा है वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर आपका बचता है सिर्फ ए, नेहरू, टीटो और नासिर जो है वो नेम के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड पाकिस्तान कैंडिडेट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? तो अगर हम बात करें पटकई हिल्स की, तो पटकई हिल्स इंडिया में है एंड नागा हिल्स भी इंडिया में है। अब बचती है 2, एक चागई हिल्स, एक कारगिल हिल्स। कारगिल हिल्स है ही नहीं, कारगिल्स तो वॉर हुई थी कारगिल्स में, तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास चागई हिल्स। तो चागई हिल्स में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम नेगुरल टेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। जितनी भी हमारी स्टेट हैं जो इंडिपेंडेंट हो रही थी आफ्टर कोल्ड वॉर या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 के बाद, तो कोई भी स्टेट जो थी वो ना तो यूएसएसआर के साथ मिलना चाहती थी ना यूएसए के साथ मिलना चाहती थी, दोनों में ही आपको
बिजी होना पड़ रहा था या किसी एक ब्लॉक के साथ जुड़ना पड़ रहा था, तो हर स्टेट न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। अगर हम बात करें तो हमने अपनी बुक में सिर्फ 3 चैलेंजेस फेस करे हैं। फर्स्ट कि नेशन बिल्डिंग, यानी पूरे कंट्री को एक साथ बनाना। सेकेंडली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, एंड देन थर्ड इज डेवलपमेंट करना, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। 3 ऑप्शन हमने पढ़े। अब 3 में से हमारे पास क्या ऑप्शन दे रखा है? नेशनल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन यही था हमारा कि नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में क्या होता है कि अपने देश को या अपने राष्ट्र को बिल्कुल ऊपर बनाना, एकता से जोड़ना, एकजुट रखना, तो नेशन इंटीग्रेशन इज अ राइट आंसर। थर्ड जो उन्होंने 3 जो और ऑप्शन दे रखे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक चैलेंज थे, बट ये न्यूली इंडिपेंडेंट के लिए नहीं थे, ये उनके सामने बाद में आए थे, पहले नहीं आए थे, तो इसलिए इसका हम ए आंसर लगाएंगे, नेशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करा था। एक न्यूली इंडिपेंडेंट जितनी भी स्टेट्स हैं उनको आज़ाद कराने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड यूएसएसआर या यूएसए में कोई भी शामिल ना हो पाए, वॉर आगे ना बढ़ पाए, इसलिए उन्होंने एक नेम बनाया था। तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट इज ए न्यू डिस्क्लोलाइज कंट्रीज प्रेशर इंडिपेंडेंट पॉलिसी। बिल्कुल उन्होंने प्रेशर करा था कि हम लोग जितनी भी न्यू पॉलिसीज हैं उनको अटेंड करेंगे, एंड देन जो पॉलिसीज आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ये बिल्कुल सही है। एंड देन सेकंड कि रिफ्यूज ज्वाइन द एनी मिलिट्री अलायंस, बिल्कुल हम कोई भी मिलिट्री अलायंस को यानी यूएसएसआर या यूएसए को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड देन वो बता रहे हैं पॉलिसी ग्लोबल इशू, ग्लोबल इशू में इसका कोई यूज नहीं आता। अगर हम बात करें ग्लोबल इशू से रिलेटेड तो ग्लोबल इशू में इसका कोई रोल नहीं आता। फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बिल्कुल जो ग्लोबल लेवल की इनइक्वालिटी है उस पर उनको फोकस करना था। तो 3 ऑप्शन हमें पता है कि नेम वालों ने बोले हैं, बट जो ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबल इशू, ग्लोबल इशू का नेम से कोई मतलब नहीं था, तो इनकरेक्ट बताया, पूछा है क्वेश्चंस ने हमसे, तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये एक सीरीज वाइज लगाना है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लीग ऑफ नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले हम लोग इसमें एक सन याद कर लेते हैं। अगर हम सन याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीग ऑफ नेशन 1929 में बन गया था, 1929 हमें बहुत इजीली पता है। वर्ल्ड बैंक 1944 में, वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में। तो अब हमें सन पता चल गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन यानी थर्ड ऑप्शन, आप ABCD में देखिए कि थर्ड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट रैंक पे कहाँ आ रहा है, तो आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। जो ए ऑप्शन है उसमें लीग ऑफ नेशन सबसे पहले दे रखा है, देन फोर्थ दे रखा है वर्ल्ड बैंक। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पहले आना चाहिए था, यानी एमनेस्टी, क्योंकि 1961 में हुआ था वो, एंड देन फिर फर्स्ट आना चाहिए था क्योंकि WTO 1995 में बना था। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है, हो सकता है प्रिंट में हो या CBSE से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बट जो राइट आंसर्स है आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड वाली बुक में, उसमें आपको इसके सन मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो हमें उसमें UNO सिस्टम के बारे में बताया है, एंड पीसफुली एंड न्यूक्लियर वेब टेक्नोलॉजी के अंडर में है UN सिस्टम। तो उसके साथ हमें कौन सी चीज़ें कंसिडर करती है, कौन सी कमेटी कंसिडर करती है, कौन सी काउंसलिंग कंसिडर करती है। तो अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप आराम से ऑप्शन देख के ही समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वहीं पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है या पीसफुली के लिए काम होता है। और
क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स को देखता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे वर्ल्ड की पीस को देखता है, एंड इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी का न्यूक्लियर से कोई मतलब ही नहीं होता, कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो थे इंडिया के वो कौन से सन में हुए थे। सबसे पहली बात कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी कब थे? 1998 में। आप बहुत इजीली इस चीज़ को लिंक कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट का नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन में देखो कि सेकंड के ऑप्शन में कहीं 1998 दे रखा है। 1998 जहां ऑप्शन दे रखा है वो ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी 1974 में फर्स्ट हुआ था एंड देन 1998 में सेकंड ऑप्शन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक न्यू टॉपिक है जो ऐड हुआ है अभी। तो इसमें उन्होंने पूछा कि कौन सी कंट्री ने उसे फॉलो नहीं करा था या कंटिन्यू नहीं करा था। सिर्फ सी। अगर आप अरब के आपके जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है सिलेबस में भी आप देखेंगे, अरेबियन स्प्रिंग जो है उसमें कम से कम 10 स्टेट्स आपको दी हुई है। तुसानिया भी है, लिबाया भी है, उसमें यमन भी है। तो सिर्फ एक ईरान है जिसने कंसिडर नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने पूछा है कि डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर बट नॉट लगा दिया उन्होंने, यानी डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ उन्होंने नॉट लगा दिया कि कौन इसके रीजन का नहीं है। तो डिसइंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, बर्थ ऑफ CIS ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नई न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ स्टेट जो है वो धीरे धीरे आ रही थी, ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड ऑफ द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का एंड ऑफ हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हुई थी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज हो गया था क्योंकि हमारा जो USSR है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया था एंड US से जो है एक सिंगल आइडियोलॉजी बची थी, सिंगल आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म वाली। तो वहाँ की जो आइडियोलॉजी बैलेंस पावर है वो भी चेंज हो गई थी। सारी जो हमारी कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म से हमारी शिफ्ट हो गई थी वो कैपिटलिज्म पे। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं क्राइसिस इन द मिडिल स्टेट। मिडिल स्टेट का और USSR डिसइंटीग्रेशन का कोई लिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेजर ऑब्जेक्टिव नेहरू पॉलिसी। नेहरू पॉलिसी के बारे में हमें पता है कि नेहरू जी जो थे वो हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे जो 1946 से 1964 तक रहे थे। तो उन्होंने अब ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की कि हार्ड अर्न द सोवरेनिटी, बिल्कुल उन्होंने यही हमेशा चाहना है कि देश की एकता हमेशा बनी रहे, उस पर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड ऑप्शन उन्होंने इंटीग्रिटी बोला है, बिल्कुल हमारे जो देश की इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, जितने भी स्टेट हैं वो आपस में जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि आज महाराष्ट्र अलग हो रहा है, गोवा अलग हो रहा है, ऐसा तो हम नहीं चाहते। तो उन्होंने यही सोचा कि पूरा जो देश है वो एकदम से जुड़ा रहे। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ट, उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज चलाई थी वो चलाई इसलिए थी ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि पार्टीशंस के बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था। एंड द टू एस्टैब्लिश ए कैपिटलिज्म सिस्टम इन इंडिया, ये आप खुद ही बता सकते हैं। इंडिया ने कभी भी USA का सपोर्ट ही नहीं करा। पूरी कोल्ड वॉर निकल गई 1945 से 1990 तक, बट इंडिया ने तो हमेशा रशिया का साथ दिया। तो रशिया की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिज्म। तो इसका मतलब कैपिटलिज्म तो इंडिया की आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका गलत होता है और 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका ऑप्शन अगर आप नीचे आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन नंबर्स जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट हुए थे, हमें भी पता है। उन्होंने यहाँ पर एक सस्पेंस डाल दिया, नॉट लगा दिया है कि कौन सी जगह पे नहीं हुआ था या कहाँ पर नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें इसमें सिर्फ फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि
दीपसंग प्लेन लद्दाख में है। लद्दाख को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के बिल्कुल टॉप पे लद्दाख, एंड लद्दाख से लेकर अगर हम ईस्ट में जाएंगे जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ तक इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट रहा था। तो ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे लद्दाख के हैं। तो एक सिर्फ नीचे का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बचता है हमारा लिपुलेख पास। तो ये हमारा राइट आंसर्स है जहाँ पर इंडिया और चाइना का कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट चैप्टर का है आपकी इंडिया वाली बुक का, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम के बारे में उन्होंने बोला गया है कि 1947 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो वो कितने टाइम के लिए था? अगर आप हैदराबाद का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक लाइन में आंसर मिल जाएगा कि ये सिर्फ अ ईयर के लिए था, यानी 1 ईयर के लिए था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक ऑफ ए कंट्री इन द आउटकम्स ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हम इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसने करी थी, जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। अगर हम मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बारे में बात करें तो इनका फॉरेन पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है। इंदिरा गांधी ने कभी फॉरेन पॉलिसी नहीं करी क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी दोनों को लेकर उन्होंने अपनी कंट्री को आगे इस्टेब्लिश करा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 कोल्ड वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोल्ड वॉर कब ज़्यादा हाइक पे रहा था या उसका हाइक पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसका ऑप्शन 1 की बात करें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। 1962 में एक बार कंडीशन ये आ गई थी कि पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा था कि जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है, क्योंकि यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों आमने सामने थे विद न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। एंड देन बी बॉम्ब अटैक ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी और हिरोशिमा जो है यहाँ पर जापान में एक बम गिराए थे। तो इसका कोल्ड वॉर से अभी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सीटो एंड सेंटो जो है ये अलायंस है जो अमेरिका ने बनाए थे। एंड नाटो भी स्टैब्लिश है कि अमेरिका ने बनाया था, अपने सपोर्ट के लिए बनाया था। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो एक फर्स्ट ऑप्शन जो ए है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे सबको ये लगा था कि थर्ड वर्ल्ड होने वाला है, इस वजह से वो कोल्ड वॉर का हाइक टाइम माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, हमने अभी बात करी थी। आगे भी एक ऑप्शन आया था जिसमें हमने बताया था कि एमनेस्टी जो है एक एनजीओ है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके सामने ईयर लिख देते हैं या किसी नेता का या किसी लीडर का या प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया जाता है और वो बोलते हैं कि अगर ये सही है तो आप इसको टिक करो, अगर रॉन्ग है तो आप इसको टिक करो। कोई भी एक चीज़ पूछते हैं तो राइट पूछते हैं, रॉन्ग पूछते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है ऑड वन नॉट आउट के लिए पूछा है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर इसमें हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1956 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पार्टीशन इंडिया का 1947 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इन्होंने प्रिंसली स्टेट दे रखी है 512, यानी ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रिंसली स्टेट हमारी जो थी वो 565 थी, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, ये भी ठीक है। आप ऑप्शन से भी पढ़ते हुए चलिए क्योंकि ऑप्शन से भी आपका एक आंसर निकल के आता है। ऑप्शन से हमें पता चला कि 3 आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं और एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है कि अपोजिशन पार्टी। अगर हम बात करें सीपीआई, फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहे हैं सीपीआई फेवर है सोवियत यूनियन के एंड क्लोजर विद द कांग्रेस। सीपीआई जब इंडो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो सीपीआई जो थी स्प्लिट हो गई थी, एक सीपीआई हो गई थी जो चाइना का सपोर्ट कर रही थी, एक सीपीआई एम हो गई थी जो इंडिया का सपोर्ट कर रही थी। तो सीपीआई जो थी वो स्प्लिट हो गई थी इंडो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी
ब्रोकअप इन 1963, गलत है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ब्रेकअप हुई थी 1964 में, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं इसका, ये आंसर गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, लीडर्स जो थे इसके वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोच रहे थे या नॉर्थ ईस्ट पे इंडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट का और इंडो चाइना का कोई मतलब नहीं बनता। एंड देन नागालैंड स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कर दी थी, तो नागालैंड का भी इंडो चाइना से कोई लिंक नहीं बनता, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सीपीआई फेवर थी सोवियत यूनियन के, एंड देन जो स्प्लिट हुई उसके बाद लोग कांग्रेस का फेवर करने लगे थे या कांग्रेस की तरफ जाने लगे थे सीपीआई के स्प्लिट होने के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें, यानी ए आपको कहाँ दे रखा है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि ओनली फर्स्ट, तो आप इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में रशियन रेवोल्यूशन, अब आप सोचेंगे ये हमने कहाँ पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, नहीं ऐसा नहीं है, हमने अपनी बुक में भी पढ़ा है। हमारी बुक में जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसमें भी और कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, और ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सीबीएसई वाले एमसीक्यूज में बहुत छोटी छोटी जगह से आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें रशियन रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने आइडियल्स के बारे में पूछा है कि कैपिटलिज्म का तो ये अपोज करते थे, बट ये कौन सा आइडियलिज्म को सपोज करते थे। तो अगर हम बात करें कम्युनलिज्म को रशिया रेवोल्यूशन ने कभी अडॉप्ट नहीं करा, तो आप कम्युनलिज्म जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन में है आप उसे हटा दीजिए। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी रिलीजन को या पर्टिकुलर किसी धर्म की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया ने कभी धर्म की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करा। तो इससे आपको दो चीज़ पता चलती है, हम इसमें कम्युनलिज्म भी नहीं लेंगे और रिलीजन भी नहीं लेंगे। तो रिलीजन्स और कम्युनलिज्म जहाँ जहाँ है आप इन दोनों ऑप्शंस को हटा दीजिए, तो ऑलमोस्ट हमारे 3 ऑप्शन हट जाते हैं, ऑप्शन बी, सी और डी, सिर्फ ऑप्शन एक निकल के आता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें स्टेटमेंट दी है जिसमें हमें कुछ फॉल्स निकालना है। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस के लिए साइन कर दिया था, वो इजीली मान गए थे या उन्होंने इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है एक्सेप्ट कर ली थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंडली जम्मू एंड कश्मीर के लिए बोला था कि वो भी साइन करने के लिए रेडी हो गए थे, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द एसेशंस में रेडी हो गए थे, ये बात सही है। बट जम्मू एंड कश्मीर ने साइन करने के लिए अपनी एक शर्त रखी थी, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया में गिने तो जाएंगे, हम इंडिया में काउंट हो जाएंगे, बट हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग रहेगा, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अलग रहेगी। जो 370 आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ बताई गई है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इन्होंने बताया जूनागढ़ रिजॉल्व हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। एंड डी त्रवणकार जो जगह थी वो भी यूनियन स्टेट जो इंडिया थी उसमें सबसे पहले मर्ज हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी जम्मू एंड कश्मीर मिल तो गए थे, साइन भी कर दिया था, बट उन्होंने एक शर्त रखी थी, ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम बी इसका आंसर लगाते हैं। सेक्शन बी अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताया गया है, पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड वॉर हैपनिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के आसपास क्या चीज़ हुई थी, कैसे हुई थी। तो अगर हम बात करें ड्यू टू नेम बना था, बट इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं था। नेम एक पोलाइटली नेशन बनाया गया था, एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। एंड देन सी उन्होंने पूछा है कि ड्यू टू क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये एक घटना थी जो उस टाइम पे हो गई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में। एंड अगर डी अगर ऑप्शन आप बोले कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन ने इन्वॉल्वमेंट तो करा था, बट ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल ही लड़ाई होने से रोक दिया था, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर है,
कि डिटरमिनेंस करा था उसने, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो थ्योरी थी, एक कोल्ड वॉर की अलग ही टाइप की थ्योरी रिप्रेजेंट हुई है कि वेपन से लड़ाई भी नहीं हुई है और लड़ाई भी काफ़ी टाइम तक चलती रही है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें यूएसएसआर जो है रशिया ही, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ही क्यों उसका नाम पड़ा, या रशिया को ही यूएसएसआर की पदवी मिली। तो इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि रशिया जो था वो लीड कर रहा था सीआईएस को, या सीआई फॉर्मेशन कर दी थी, करी तो थी, बट ये इसका सही ऑप्शन नहीं है कि हाँ बिल्कुल सही हो, हम इस चीज़ को बोल दें कि ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जब इंडिपेंडेंट हो रही थी उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो रशिया ने बना दिया था। बी ऑप्शन ये कह रहे हैं कि सोवियत सीट जो थी वो यूएनओ को सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं उससे इंटीग्रेटेड था, बिल्कुल सही है, सपोर्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम बात करें, सी ऑप्शन की बात करें, लार्जेस्ट रिपब्लिक सी है, ये भी ठीक है, लार्जेस्ट तो थी वहाँ की ऑप्शन। एंड देन अगर हम बात करें कि गोर्बाचेव के बाद जो बोरिस आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, ऐसा भी नहीं है, अगर संभाला होता तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता ही नहीं। तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि बी और सी, यानी कि वहाँ यूएनओ, सोवियत को यूएनओ में सीट मिली हुई थी और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो रिपब्लिक थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इन दोनों की वजह से रशिया नाम पड़ा डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने पूछा है कि इंडिपेंडेंट नागपुर का जो सेशन हुआ था 1920 में, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेप्टेड हुए थे, रीऑर्गेनाइजेशन जितनी भी स्टेट्स थी, हमारी जो न्यू स्टेट बनी थी, वो लैंग्विस्टिक बेस पर हुई थी। ये बिल्कुल डिसाइडेड है, सबको पता था कि जब हमें स्टेट फॉर्म करनी है तो हम लैंग्वेज के बेस पर ही स्टेट फॉर्म करेंगे, जो डिसाइड हो गया था 1920 में। इसके बाद भी कुछ डिस्प्यूट आया था कि लीडर्स जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? उन्होंने पूछा है कि हमने थिंक फर्स्ट के इंडिपेंडेंट पार्टीशन हो गया था, चेंजेस हो गया था, उस वजह से जो लीडर्स थे वो अगेंस्ट थे। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया है कि डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। थर्ड ऑप्शन दिया है कि हमने मिक्स इकोनॉमी की अडॉप्ट करी थी इस वजह से, या फिर हमने प्लान्ड इकोनॉमी की। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि बिल्कुल लैंग्विस्टिक बेस के बाद चेंजेस एंड थिंकिंग्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई थी और पार्टीशन होने लगे थे, जो लैंग्विस्टिक बेस पे स्टेट जो थी वो बटने लगी थी। तो ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन, बिल्कुल छोटी छोटी स्टेट जिनको अपनी लैंग्वेज बेस पे जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें वहाँ मराठी बोलने वाले नहीं है, सिर्फ मराठी के अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं, उनकी तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसे लोगों ने वहाँ पर वॉर करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसमें हमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, हम इसको राइट मानते हुए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बता रखा है कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का जब एंड हुआ था उसके बाद जो सेंट्रल एशियन जितनी भी रिपब्लिक कंट्रीज थी वो क्यों ग्लोबल्स में अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्या रीजन था? बैकड्रॉप थे वो सोवियत इन्फ्लुएंस के, बैकड्रॉप हो चुके थे, इस वजह से नहीं। देन कंट्रीज जो थी उनके पास अथॉरिटिज्म था, हम कह सकते हैं, हम इस ऑप्शन को ऑप्शन में रखते हैं। सेकंड कह रहे हैं यूएसए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थी, बट सेंट्रल एशिया एंड देन ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें यूएसएसआर जब खत्म हो गया था तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट था, बट नाम की वजह से न्यूली स्टेट जो थी वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो हम इतना ज़्यादा यूएसए का इन्वॉल्वमेंट नहीं बोल सकते। और डी में वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल नेचर्स ऑफ द कंट्रीज जो थी वो पर्टिकुलरली बढ़ने लगी थी, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि हर कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती थी।
वो खुद यही चाहती थी कि मैं अपनी एक छोटी सी स्टेट बना लूँ, खुद ऑथर होना चाहती थी हर स्टेट का। तो इसका सही आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको प्रिंसली स्टेट जितनी भी थी हमारी 565, उनको यूनिफाई कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप सारी स्टेट्स को यूनिफाई कराएंगे। अब ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बट इसमें से वो कह रहे हैं, ऑप्शन उन्होंने दिया है कि नॉन करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचाननी है, यानी आर्ग्यूमेंट बताने हैं। अब जो सही है पहले हम उसको फिल्टर कर लेंगे, जो गलत होगा वो अपने आप ऑप्शंस में आ जाएगा। फर्स्ट उन्होंने पूछा ही हैड लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, ए ऑप्शन सही है। बी की अगर हम बात करें, ये गुड स्पीकर थे, यस, ये अपनी बात को बहुत अच्छे से सामने रखते थे कि कोई भी स्टेट उसको मना नहीं कर पाती थी और वो इजीली से स्टेट बन जाती थी प्रिंसली स्टेट से। सी उन्होंने पूछा मुस्लिम लीग वांटेड टू, मुस्लिम लीग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों बोलेगी, क्योंकि पार्टीशन के बाद तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चला गया था, तो मुस्लिम लीग का इंडिया से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई लिंक ही नहीं रह जाता। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों बोलेंगे कि आप प्रिंसली स्टेट को स्टेट में कन्वर्ट करवाइए। तो ऑप्शन सी हम लोग एक ऑप्शन में रख सकते हैं। अभी हम डी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है, आप डी देखेंगे तो डी में उन्होंने दे रखा है कि वो एक होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट से जो मिनिस्टर्स की बातें होती थी उसको बहुत अच्छे से डील करते थे और वो होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन करेक्ट में अगर हम ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि मुस्लिम लीग का सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई लिंक नहीं होता आफ्टर पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 30 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इंडियन गवर्नमेंट साइन ए ट्रीटी विद सोवियत यूनियन इन 1971। इंडिया ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन के साथ बात करेंगे कि वैसे तो इंडिया ने खुद नैम को बनाया था और उसने ये चीज़ बोली थी कि हम लोग किसी भी ब्लॉक के साथ मर्ज नहीं होंगे, ना हम यूएसए के साथ मर्ज होंगे ना हम यूएसएसआर के साथ मर्ज होंगे। फिर ऐसा क्या हो गया 1971 में जो इंडिया को यूएसएसआर के साथ ट्रीटी करनी पड़ी। वैसे हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है हमें वो रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ वही बात हो रही है। 1971 में इंडिया की और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी जिसमें बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था। उस वॉर में इंडिया हारना नहीं चाहता था और इंडिया के पास इतने वेपन्स भी नहीं थे कि वो पूरी तरीके से लड़ाई कर पाए। वेपन्स की हेल्प के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट किया था। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी 1971 में। ये हमने इंट्रो लिया है। अगर हम ऑप्शंस के बाद जाएं तो ऑप्शंस में भी हमें सबसे पहले दे रखा है, पहले ही ऑप्शन दे रखा है अगर आप पढ़ेंगे तो, इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपको वन टाइम में ही ये ऑप्शन एनालाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगेन नीति आयोग से क्वेश्चन आया है। ये हमें एक नीति आयोग की स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट करनी है। अब हमें इसमें से रॉन्ग निकालनी है। सही हमें पता होती है तो हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, जो सही है उस पर टिक कर देंगे, जो रॉन्ग है वो अपने आप ही एनालाइज हो जाती है। तो हम एनालाइज करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी और बिल्कुल सही आंसर निकल आता है। बट मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट को रीड जो है वो केयरफुली करें। तो फर्स्ट अगर हम बात करें नीति आयोग थिंक टैंक पे यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला था जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। नीति आयोग का मतलब ये है कि कुछ न्यू प्लान करना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो थिंक टैंक एक टैग दिया गया नीति आयोग को, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंडली उन्होंने दिया कि नीति आयोग जो है वो एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म है। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म थोड़ा डाउटफुल है, तो आप इसको टिक करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है नीति आयोग के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो नीति आयोग के क्वेश्चन आए थे कि बिल्कुल चेयरमैन जो है वो हमारे नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दे रखा है डॉक्टर राजीव कुमार करंट के वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ये भी बिल्कुल सही है।
दैट टाइम अगर हम बात करें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आता है वो इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को स्प्लिट करने का की बात तो की है, बट आप लोग मिस्टेक क्या करेंगे कि नीति आयोग डज नॉट, इन्होंने नॉट लगा दिया है क्वेश्चन में, नोट तो नहीं है। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की नीति आयोग ने बात की है, बट यहाँ इन्होंने नॉट लगा के उस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर में हमें शॉक थेरेपी दी है। शॉक थेरेपी पहले हमारे सिलेबस से एक जो डिलीट कर दिया था, बट अब दोबारा से सीबीएसई वालों ने बोला है कि ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में इन कर दिया गया है। तो शॉक थेरेपी से भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे, हमें शॉक थेरेपी भी बहुत डीपली नॉलेज लेनी है। तो शॉक थेरेपी की फिनोमियन बता रहे हैं वो क्या चीज़ है। अगर हम बात करें कि शॉक थेरेपी में सेंट्रल एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तजाकिस्तान से, बिल्कुल गलत है। तजाकिस्तान का शॉक थेरेपी में कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्टेट ही नहीं है, हमने कभी बात ही नहीं करी है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। न्यूली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, शॉक थेरेपी न्यूली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं थे। इकोनॉमिक ऑर्डर तो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के बाद आए थे, जो कि हमारे अमेरिका से आए थे। एंड देन सी ऑप्शन, यूएसए प्लान द रूट आउट कम्युनिज्म, ये ऑप्शन हम रख सकते हैं। एंड देन ऑप्शन नंबर डी, स्टेबलाइजेशन ऑफ रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएसए डॉलर। बोल सकते हैं कि शॉक थेरेपी जब हुई थी उस टाइम पे हमारा जो डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, तो रशियन की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा माइनस में चल रही थी, तो यूएसए डॉलर बहुत ज़्यादा अपर था, उसको कंपेट करने के लिए हम रशियन करेंसी को आगे बढ़ा रहे थे, शॉक थेरेपी कर रहे थे। बट ये हम लगा नहीं सकते, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करें, यूएसए ने प्लान करा था रूट आउट द कम्युनिज्म, बिल्कुल उसने कम्युनिज्म को बाहर निकालने की बात की थी, क्योंकि यूएसए हमेशा से ही कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी वाला देश रहा है। तो शॉक थेरेपी में क्या था, फेमिनिन जो उन्होंने एसोसिएट करा था, बिल्कुल ही जो जिस चीज़ पे वो चल रहे थे वो कम्युनिज्म पे चल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसका सही आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में द लार्जेस्ट सेल का मतलब है कि जो शॉक थेरेपी हुई थी उससे पहले यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के टाइम वहाँ पर सेल लगी थी कि कोई भी इंडस्ट्री एरिया है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी शॉप है, उसका कोई भी एक्चुअल प्राइस ना लेके बस उसको किसी भी रेट में सेल कर दिया था। अब तक की पूरे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सेल उसे माना जाता है। तो ये किस टाइम पे हुई थी, शॉक थेरेपी के टाइम पे हुई थी। तो आप अपने आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम बात करें तो ये कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें असर्शंस आ जाते हैं, रीजंस आ जाते हैं, जिसको हमें डीपली रीड करके और उसका आंसर को एनालाइज करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें असर्शन की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर उन्होंने बोला है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉर हुई थी उसमें आर्मी मिलिट्री थी बट वॉर नहीं हुई थी, कंडीशन शांति की रही थी, शांति होते हुए भी वहाँ पर कोई शांति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, कोल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ था कि हमें लग रहा था लड़ाई हुई है, लड़ाई हो रही है, बट वेपन्स की कोई लड़ाई नहीं थी। तो शांति भी थी और शांति नहीं भी थी। अगर आप इसके रीज़न की बात करें तो रीज़न में भी उन्होंने ये बोल रखा है कि डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट रहे थे। बिल्कुल सही है, सब लोगों के दिमाग में चल ही रहा था कि हम कैसे लड़ें, कैसे जीतें, क्या करें। यूएसए यूएसएसआर दोनों ही अपनी इस तरीके की चीज़ों को कर रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर्स की तो निकालते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट इन्होंने दे रखा है कि बोथ असर्शंस एंड रीजंस दोनों करेक्ट है और रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो रीजन एक्सप्लेनेशन तो है बट वो करेक्ट नहीं आप कह सकते। रीजन ये है कि डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट तो हुए थे बट उस टाइम पे सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही उनकी आपसी लड़ाई चल रही थी। ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड डिप्लोमेटिक हो गया था या पूरे वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आ गए थे, वो चीज़ नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन हम इसका नहीं मानेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि नॉन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं मानेंगे। सी ऑप्शन वो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट है असर्शन एंड रीजन इज ए करेक्ट है।
ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि कोल्ड वॉर में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बट लड़ाई नहीं हुई थी, कंडीशन हमेशा शांति वाली रही है। तो इसका डी ऑप्शन अगर आप बात करें कि असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है और रीजन इज ए इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, यूएसए प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जब आए थे तो उनके टाइम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, तो वो किस ऑपरेशन के टाइम में परमिशन ली थी उन्होंने, कब क्या ऑपरेशन चलाया था न्यू वर्ल्ड के लिए? तो अगर हम बात करें फर्स्ट हमें दे रखा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दी थी और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया था। बिल्कुल, अगर हम बात करें ये थर्ड चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर का सिर्फ इतना सा ही पार्ट आपके सिलेबस में इन हुआ है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो इन हुआ है। तो इसमें जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, बिकॉज उन्होंने ऐसा क्यों बोला? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था यूएनओ ने किसी कंट्री पे हेल्प करने के लिए या उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए या उसके साथ खड़े होने के लिए पहली बार सपोर्ट के लिए आगे कदम उठाए थे। फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी, तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ होने के लिए जॉर्ज बुश ने इसका नाम जो था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कर दिया था कि वर्ल्ड में पहली बार चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चेंजेस को उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में अगेन अरब स्प्रिंग आ गया है। अरब स्प्रिंग में वो बता रहे हैं कि अरब स्प्रिंग का रिजल्ट क्या हुआ था। तो अरब स्प्रिंग में क्या माना जाता है कि आप अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अरब स्प्रिंग में पर्टिकुलर ये बोला गया है कि डिक्टेटरशिप जो है वो अपने आप ही हट जाए, यानी राजा का जो शासन होता है या एक प्रजा का जो शासन है, जो एक पर्टिकुलर कोई राजा चला रहा है या कोई मिलिट्री मैन चला रहा है, वो हट के हम डेमोक्रेसी की तरफ मूव हो जाएं, अपने आप ही हम चेंजेस कर लें, इंडिपेंडेंट हो जाएं स्टेट। तो अगर हम बात करें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको इसमें दे रखा है कि ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, अपने आप ही डिक्टेटरशिप जो है वो खत्म हो जाए। ऑप्शन ठीक है ये वाला भी। अगर हम बी की बात करें सोशलिस्ट सिस्टम से अरब स्प्रिंग का कोई मीनिंग नहीं बनता है। पोस्ट कोल्ड वॉर नहीं, अरब स्प्रिंग का पोस्ट कोल्ड से भी नहीं है। कैपिटलिस्ट सिस्टम तो उसने कोई ज्वाइन करा ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में अगेन आपसे नीति आयोग से पूछा है कि थिंक टैंक को प्रमोट करने के लिए एंड देन गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को हेल्प करने के लिए हमको करेक्ट ऑप्शन निकालना है कि थिंक टैंक को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं फेडरेशन के साथ। अगर फेडरेशन हम कॉम्पिटिटिव करते हैं या हम उसको कोऑपरेट करते हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने हमेशा यही चीज़ बोली है कि हम चीज़ों को कोऑपरेट करके चलें। कोऑपरेट करेंगे तो हम चीज़ें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कोऑपरेट कहाँ दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, जिसमें हम फैसिलिटी और कोऑपरेटिव यानी थिंक टैंक के साथ हम एक पर्सन को या हमारे जो प्लानिंग कमीशंस बन रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, उसमें हम लोगों को कोऑपरेट भी करेंगे, उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 38 अगेन नीति आयोग से स्टार्ट होता है। नीति आयोग का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग? कि ऐसा क्या रीजन हुआ जो नीति आयोग का नाम रिप्लेस कर दिया गया? पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। 1956 के अराउंड प्लानिंग कमीशन बोला जाता था जब 5 ईयर प्लान हमारे स्टार्ट हुए थे, बट अब इसका नीति आयोग रख दिया। तो रीजन क्या था? फर्स्ट उन्होंने बोला मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कॉप विद द प्रेसिंग चैलेंजिंग ऑफ डेवलपमेंट। हम ऑप्शन में रख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिक्वायर्ड थे और हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा चैलेंजेस आ रहे थे, इस वजह से हमने इसका नाम चेंज करा, नीति आयोग करा। हमने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा, अब हम डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम नीति आयोग करा। हम ये ऑप्शन रख सकते हैं। सेकंड वो कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन अनएक्सेप्टेबल पीपल, भाई पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ फर्क पड़ता है
कि हमारी जो पॉलिसीज बन रही है वो हमें कितना इफेक्ट कर रही है, आप उसका नाम कुछ भी रखो तो सेकंड का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब सी ऑप्शन की बात करें कि नॉट डिजायरेबल लीडर, अब लीडर डिजायरेबल है या नहीं है वो तो एक प्लानिंग से पता चलती है ना, हम इस नाम को इस तरीके से नहीं बता सकते कि प्लानिंग कमीशन है तो वो डिजायरेबल लीडर्स का था, या नीति आयोग है तो अब डिजायरेबल लीडर्स का है, तो ये चीज़ हम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन का भी कोई लिंक नहीं होता। अगर हम डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो एक अनदर ऑप्शंस कह रहे हैं कि एक अलग ऑप्शंस हो गया था इसलिए नाम चेंज कर लिया था, नहीं। तो अगर हम बात करें इसमें ए ऑप्शन की तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें चैलेंजेस आ गए थे डेवलपमेंट को लेके और हमें डेवलपमेंट के लिए आगे चेंजेस करने थे, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो कंटेम्पररी रिलेटिव्स में जो वर्ल्ड था पूरा उसमें यूएन का जो प्ले था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो उसके बारे में हमें बताना है, एक स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल के साथ स्टेटमेंट है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि जो यूएनओ था वो ह्यूमन राइट्स के लिए और उनके चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव था, हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहते थे या चेंजेस करते रहते थे या ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे बहुत सारी पॉलिसीज करते थे, यानी उनका मेन फोकस जो था वो ह्यूमन राइट्स पे था। बिल्कुल सही है, यूएन जो था वो पर्टिकुलर बनाया ही ह्यूमन राइट्स के लिए गया था, पीस वर्ल्ड के लिए बनाया गया था, तो ये ऑप्शन हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कि रीजनल पावर टेक चेंज, रीजनल पावर चेंज करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी यूएस से चाइना रिजॉल्व डिस्प्यूट, यूएनओ इसलिए बना था कि यूएस और चाइना के रिजॉल्व करने हैं, उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं, नहीं, यूएनओ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए नहीं बना। हाँ, ये हो सकता है कि वो हेल्प कर दे किसी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, पर पर्टिकुलर सिर्फ इसी काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है वो चीज़ ऑप्शन में नहीं है, ये चीज़ गलत है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें कि पीस कीपिंग द फोर्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अब किसी रीजन्स के डिस्प्यूट्स को भी वो सॉल्व करे, ये चीज़ भी कुछ वैल्यूबल नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो बिल्कुल ठीक है कि ह्यूमन राइट्स के लिए ही यूएनओ सबसे ज़्यादा हमेशा एग्रेसिव रहता है, आगे रहता है और ह्यूमन राइट्स के बारे में ही वो बात करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगेन 40 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो एसरेशन से रिलेटेड एंड रीजन से रिलेटेड आ गया है। अब इसमें हमें दे रखे कि 1949 में नाटो बना था, जो आर्मी अलायंस था, एक मिलिट्री अलायंस था, यूएसए ने बनाया था, जिसमें 12 स्टेट इसमें इंक्लूड थी जब ये बना था, और उन्होंने बोला था कि अगर किसी एक पे अटैक होगा तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और उसका आंसर भी हम सब लोग मिलके करेंगे। अब एक पे अटैक होगा और वो पूरे नाटो पे माना जाएगा, ये तो इन्होंने असर्शन में लिख दिया। रीजन में इन्होंने क्या दिया, ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प अदर, यानी अगर किसी एक पे कोई अटैक होता है तो सारी की सारी स्टेट मिलके उसकी हेल्प करेंगी। रीजन भी ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ही ठीक हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि बोथ आर असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड देन रीजन भी करेक्ट है, बिल्कुल असर्शन का इसका रीजन भी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 अगेन असर्शन का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, शांति रखने के लिए, मेंटेन करती है वो शांति को, पूरे वर्ल्ड में डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई इशू ना हो। एंड देन इसका रीजन उन्होंने दिया है कि कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस विथ ईच अदर, यानी कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें स्टेटमेंट दोनों ही सही है कि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, अदर अदर होते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस को सॉल्व करता है या उसमें बीच में कोई काम करता है या उनको सपोर्ट करता है, तो ये उसकी जो रीज़न है वो गलत होगा। तो अगर हम बात करें कि दोनों ही करेक्ट हैं,
तो आप बी ऑप्शन देखिए कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, असर्शंस एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज ए नॉट करेक्ट। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन नंबर अगेन असर्शंस का है। असर्शंस में इन्होंने बोल रखा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास 1 वोट होती है, वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और वो किसी चीज़ का नेगेटिव भी वोट कर सकते हैं। यानी जो हमारे परमानेंट यूएनओ के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 हमारे परमानेंट होते हैं, 10 हमारे नॉन परमानेंट होता है। जो 5 परमानेंट होते हैं उनके पास एक तरह से वीटो पावर होती है कि अगर उनको कोई पॉलिसी नहीं पसंद आई है तो वो उसका नेगेटिव भी कर सकते हैं, उसे मना भी कर सकते हैं। और जब वो मना करते हैं तो दोबारा उस चीज़ पे डिस्कशन किया जाता है। परमानेंट जितने भी मेंबर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वैल्यू मानी जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी पावर होती है। अब इसका रीज़न उन्होंने क्या बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है उनमें डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनमें और एक डेवलप कंट्रीज में दोनों में डिफरेंस होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस होती हैं। जो एक डेवलप हो चुकी कंट्री है लाइक यूएसए हो गया वो एक अलग है, एक डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया हो गया वो एक अलग है, तो दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं। अब बट ये इसका रीज़न तो कहीं से नहीं हुआ, हम यूएनओ की बात कर रहे थे और ये यहाँ पर ये कंट्रीज़ की अलग अलग डेवलपिंग और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रीज़न तो इसका कहीं से भी लिंक है ही नहीं। बट हाँ, उन्होंने अगर हम रीज़न पढ़ें और हम ध्यान से समझें तो रीज़न जो उन्होंने दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल राइट है, बिकॉज स्टेटमेंट दोनों ठीक है। यूएन में जो वोट होती हैं वो नेगेटिव हो सकती है परमानेंट मेंबर की, एंड देन डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप हुई हुई कंट्री दोनों में डिफरेंट लेवल होते ही होते हैं। तो हमारे ऑप्शन दोनों ठीक है, बट ये रीज़न गलत है, असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे कि असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 43 अगेन असर्शंस वाला क्वेश्चन है। सोवियत यूनियन जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है एंड पॉलिटिकल सेंस भी है वहाँ पर सोवियत यूनियन में अगर हम बात करें तो। अब रीज़न उन्होंने दिया द सोवियत यूनियन सिस्टम बेस्ड ऑफ आइडियोलॉजी सोशलिज्म, बिल्कुल जो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म से रही है स्टार्टिंग से ही, और जो हमारा यूएसए है अमेरिका है उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म रही है। तो रीज़न तो इसका बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें रीज़न हम नहीं बोल सकते कि सही है, बट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सोवियत सिस्टम का जो आइडियोलॉजी बेस्ड है वो सोशलिज्म है। असर्शंस की स्टेटमेंट भी ठीक है एंड रीज़न की स्टेटमेंट भी ठीक है, बट अगर हम बात करें कि ये असर्शन का बिल्कुल राइट रीज़न है तो वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले असर्शंस में बात हो रही है एक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक पॉलिटिकल सिस्टम की, और नीचे रीज़न में बात हो रही है उसकी आइडियोलॉजी की। तो ये कहीं से कहीं तक इसको लिंक नहीं करता है रीज़न में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम इसमें कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, बट इसकी जो स्टेटमेंट रीज़न वाली है वो असर्शन की राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में हमें इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना है सिक्योरिटी काउंसलिंग का। सिक्योरिटी काउंसलिंग यूएनओ का ही एक ऑर्गन है अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनकरेक्ट निकालना है। तो इनकरेक्ट निकालने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी, बट अगर हम डीपली पढ़ेंगे चीज़ों को तो एनालाइज कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इंडिया वाज मेड फाइनेंशियली, इंडिया फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ को, पेमेंट देता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। जब वो आप यूएनओ के मेंबर हैं तो हर किसी को कुछ ना कुछ पेड करना ही पड़ता है, तो इंडिया भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सेकंड की, तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड इकोनॉमिक पावर, इंडिया इकोनॉमिक पावर के साथ इमर्ज्ड है पूरी तरीके से वर्ल्ड स्टेट पे। यूएनओ के साथ तो पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि यूएनओ में 5 जो हमारे परमानेंट मेंबर है वो सबसे ज़्यादा इमर्ज्ड है, उनकी इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंडिया की इतनी ज़्यादा इकोनॉमी की बड़ी नहीं है, बट हाँ इंडिया की मानी जाती है कि इकोनॉमी की एक वर्ल्ड में
है। थर्ड उन्होंने बोला है वर्चुअल अगर पार्टिसिपेट की अगर हम बात करें तो यूएनओ में इंडिया का वर्चुअल पार्टिसिपेट रहता है, बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेट रहता है इंडिया का। फोर्थ की बात करें कि यूनाइटेड नेशन जो इंडिया में रोल करता है वो पीस के लिए करता है, शांति के लिए, शांति बनी रहे। इंडिया भी यही चाहता है कि कोई वॉर ना हो, शांति हमेशा बनी रहे। तो इसका अगर हम नॉन करेक्ट निकालेंगे तो ए ऑप्शन आएगा, यानी ओनली फॉर फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली इंडिया सपोर्ट तो करता है बट ऐसे सपोर्ट नहीं करता कि सिर्फ इंडिया का ही नाम है। यूएनओ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली या सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली जो कंट्री है वो यूएसए है। इसलिए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क में ही सबसे ज़्यादा है। यूएसए एक सबसे ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा है हमारे यूएन पे। तो इसका ए ऑप्शन जो है हम लोग सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन असर्शन का क्वेश्चन है, नीति आयोग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही है, नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही बोलेंगे हम नीति आयोग को। असर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका रीजन देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं वो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर आ गया चीफ मिनिस्टर, तो रीजन इसका आ गया बिल्कुल गलत। पहला ऑप्शन ठीक है इसका, यानी असर्शन हमारा ठीक है बट रीजन गलत है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ए ट्रू बट रीजन इज ए फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग मैटर्स डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प को कौन से मैटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं? तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है लिविंग कंडीशन डेमोक्रेटिक कंट्री। लिविंग कंडीशन को बेटर करना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प है? नहीं, लिविंग कंडीशन तो आप अपने अकॉर्डिंग बेटर कर सकते हैं ना, आप किसी कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं बेटर कर सकते। आपकी इकोनॉमी की कैसी होगी, आपकी अर्निंग जैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड देन बी ऑप्शन कह रहे हैं मैटर्स ऑफ पीस और वॉर। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है पीस और वॉर कि अगर हम वॉर ना करें और शांति बनाए रखें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सी ऑप्शन, अगर वॉलेंटियर ऑफ ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं हम हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवा दें, हर किसी को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएं, उनको बताएं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो इंटरनेशनल जो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प होगी कि हर इंसान को अगर अपने अपने राइट्स के बारे में पता होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे कंट्रीज में, क्योंकि एक कंट्री जो होती है वो ह्यूमन से ही बनती है। ह्यूमन्स उसमें जितने अच्छे एजुकेटेड होते हैं उतनी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होता है। एंड डी उन्होंने बोला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व। अब एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल को हेल्प हो रही है। डिस्प्यूट होंगे ही नहीं अगर वॉर नहीं होगा और शांति बनी रहेगी तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शंस की तो ऑप्शन बी और सी बिल्कुल ठीक है। अब बी और सी कहाँ दे रखा है? डी में। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं ऑप्शन को पहचानने के लिए। हमने पहला पढ़ा था कि लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कंडीशन कहीं से कहीं तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं होता है। तो आप नीचे ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन ए कहाँ पे दे रखा है। जहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है वो तो हमारे राइट आंसर हो ही नहीं सकता। आप ऊपर के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ए बी सी डी दे रखा है, ए आ गया तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में ए और डी दे रखा है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में ए और सी दे रखा है, यहाँ पे नहीं होगा। तो बचेगा क्या? एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी, यानी बी और सी इसका सही आंसर है। आप दो टाइप से इसे एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट थी वो लैंग्वेज बेसिस पे सारी की सारी बनी थी, जितनी भी स्टैब्लिश हुई थी वो लैंग्वेज बेसिस पे हुई थी। बट इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा था? नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा था कि पावर शेयरिंग हो गई थी, पावर को शेयर कर दिया गया था। पहला ऑप्शन, पावर को शेयर हुआ था बट इतना ज़्यादा नहीं, पावर लैंग्वेज बेस पे हो गई थी, उसमें किसी की पावर शेयर नहीं हुई थी, लैंग्वेज में बट गए थे लोग। बी ऑप्शन वो कह रहे हैं कि वेरिएशन आ गए थे प्रिंसिपल्स में। हाँ, वेरिएशन थोड़े बहुत जनरेट हुए थे, उससे क्या हुआ था कि लोगों की थिंक जो है वो थोड़ी सी चेंज होने लगी थी। सी यूनिफॉर्म बेसिस फाउंड, जितने भी स्टेट्स थी वो यूनिफॉर्म बेस जो कर रहे थे, जितने भी हम स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी थी। बट
वो एक यूनिफाइड लॉ हो गया था कि हमें लैंग्वेज बेस पे करना है या रिलीजन बेस पे करना है, तो वो स्टेट आपकी कंटिन्यूसली बन रही थी। अगर हम ऑप्शन डी के बारे में जाए, मूवमेंट स्टार्टिंग इन द मैनी एरिया ऑफ कंट्री, बिल्कुल लैंग्वेज के बेस पे जैसे ही हमारे देश में स्टेटें बनी तो बहुत सारी जगह में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जो मेन थी जिनके इजीली स्टेट बन गए, बट कुछ लैंग्वेज आज भी ऐसी हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर हम हिंदी को इंक्लूड करते हैं तो। अदरवाइज अगर हम मेन नॉर्मल छोटी छोटी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो 2600 अराउंड लैंग्वेज आ जाती है हमारी, जो हमें पता भी नहीं है कि इंडिया में इतनी भी लैंग्वेजेस हैं। तो सिर्फ ऑफिशियल कितनी कर रखी है? 22। तो जैसे ही लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनी, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कि हमें भी अपने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट में जगह चाहिए या हमें एक अपना स्टेट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें नेहरू एरा में, नेहरू एरा जो था जब नेहरू जी हमारे यहाँ थे आज़ादी के टाइम पे, उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप जो थी वो कहीं ना कहीं बिलीव करते थे उनको और फ्रेंडली ब्लॉक थे, बट वो क्या यूएसए को लीड कर रहे थे, फ्रेंडली बिहेव से लीड कर रहे थे यूएसए को। क्या रीज़न था यूएसए को फ्रेंडली उससे लीड करने का? नेहरू ने तो हमेशा सोवियत का सपोर्ट करा है, सोवियत यूनियन का सपोर्ट करा है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक समाजवादी थी, सामाजिकता को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर यूएसए के साथ उनका ब्लॉक लीड फ्रेंडली नेचर कैसे हुआ? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए, बिकॉज द यूएसए ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटेड एंड प्रोमोटेड कैपिटलिज्म। बोल सकते हैं कि यूएसए जो है बिल्कुल कैपिटलिज्म को वो हमेशा प्रमोट करता था और वो प्रो डेमोक्रेटेड था, पहले से ही पूरी तरीके से डेमोक्रेटेड था, आज़ाद था, हर टेक्नोलॉजी हर फैसिलिटीज यूएसए के पास थी। तो नेहरू जी कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम लोग भी एटलीस्ट इतने आज़ाद हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि कहीं हमें प्रॉब्लम ना आए, हम पीछे ना रह जाएं। बाकी अगर बी ऑप्शन की बात करें, यूएसए ऑलवेज फेवर्ड इंडिया, नहीं, यूएसए तो कभी फेवर्ड में रहा ही नहीं इंडिया के। एंड देन यूएसए सपोर्ट इंडिया इज ऑल पॉलिसी, नहीं, यूएसए ने कभी सारी पॉलिसीज में सपोर्ट नहीं करा। अगर हम डी ऑप्शन देखें, यूएसए इज वेरी क्लोज ऑफ इंडिया, नहीं, रशिया क्लोज रहा है, इंडिया नहीं रहा। तो अगर हम इन तीन ऑप्शन को हटाते हैं तब भी ए ऑप्शन आता है, और हम नॉर्मली अगर रीड आउट करके ऑप्शंस को निकालते हैं तब भी ए ही ऑप्शन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए आंसर आ गया। अब हम थर्ड सेशन की तरफ चलते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में अब इसमें कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पिक्चर्स एक दे रखी है जिसमें नेहरू जी बैठे हैं और बाकी सारे नेता बैठे हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्विस्टिक डिमांड पर इंडिपेंडेंट होते के साथ ही, इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ है तो लैंग्विस्टिक बेस पे फर्स्ट स्टेट आपकी कौन सी बनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को तो पिक्चर पे कुछ स्टेट का नाम दे रखा है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश इसमें नाम दे रखा है, गुजरात तो कहीं नाम ही नहीं है, बाकी राजस्थान दे रखा है और असम इसमें नाम नहीं दे रखा। तो आपके दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं कि गुजरात नहीं है, राजस्थान नहीं है, दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए आपके। जब पिक्चर में नाम ही नहीं है तो हम कैसे उसका ऑप्शन लगाएंगे, दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। अब बचा असम और आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जब तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज को दी गई थी, परमिशन दी गई थी या लैंग्वेज बेस पे तमिलनाडु बनाया गया था, तो तमिलनाडु से ही ये आंध्र प्रदेश कट कर बना था, जो फर्स्ट ऐसा देश था इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंग्विस्टिक डिमांड पे बना था। तो आंध्र प्रदेश इज ए फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। अगर आपके पास क्वेश्चन एक और बनता है इस क्वेश्चन से, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1956 जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बना था, उसके बाद बनते के साथ ही कौन सी लैंग्विस्टिक बेस पे सबसे पहले स्टेट बना था, तो आप गुजरात ऑप्शन करेंगे, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र से निकल के एक स्टेट बनी है जो लैंग्विस्टिक बेस पे थी, बट 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। यहाँ हमसे सिर्फ पूछा है उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद, तो इसलिए हम
आंध्र प्रदेश को सही मानेंगे। ऑप्शन में इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो विजुअल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें इन्होंने पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब अपॉइंट किया गया था? तो 1953 में ये अपॉइंट हुआ था। 1956 मत लगा देना, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। अपॉइंट 1953 में कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन पिक्चर बेस्ड है। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें सर्कल है और सर्कल के बीच में पूरे वर्ल्ड का मैप दे रखा है, यानी एक ग्लोब सा शो कर रखा है एंड देन साइड में लीव दे रखी है। जो साइड में सर्कल को लीव कवर कर रही है वो हमारी पीस को दर्शाती है कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें शांति है। तो आप ऑप्शन देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है वो किस सिंबॉलिक से है या क्या सिंबॉलिक ये बता रही है। ऑप्शन देखिए, हमने बात करी कि लीव जो है वो पीस को दर्शा रही है और जो अंदर सर्कल है उसमें जो ग्लोब बना हुआ है, जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है वो पूरे वर्ल्ड को बता रहा है। तो वर्ल्ड पीस हो गया अगर आप वर्ल्ड को जोड़ेंगे तो। ऑप्शन नंबर बी इसमें है वर्ल्ड पीस। आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन दे रखा है जो विजुअलाइज कैंडिडेट के लिए है कि यूनाइटेड नेशन वाज सेट अप द थ्रू विद द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर को कब साइन किया गया था और उसमें कितनी स्टेट थी, यानी यूएन चार्टर जब साइन हुआ था, जब यूएनओ बना था तो उस पर साइन करने वाली कितनी स्टेटें थी? 51। आपकी बुक में भी ये मेंशन है चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप देखेंगे कि 51 स्टेट जो हैं इसमें कंसिडर हैं एंड देन दैट टाइम अगर हम बात करें 193 कंट्रीज या स्टेट आप बोल सकते हैं जो इसके मेंबर हैं और 2 जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 अगेन पिक्चर बेस्ड है। अगर आप पिक्चर को देखेंगे स्क्रीन पे तो एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, बहुत भारी सा ग्लव्स है, लाइक थाइनोस का जैसे ग्लव्स होता है उस तरीके से ये ग्लव्स है जिस पे लिखा हुआ है वॉर, यानी वॉर वाला जो पार्ट है वो अमेरिका को बता रहे हैं कि अमेरिका जो हमेशा वॉर के लिए रेडी होती है और वो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अभी भारी सी चल रही है, सब पर भारी पड़ रहा है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में इकलौती आइडियोलॉजी बची है और कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो उसे कम्पीट दे पाए। तो अमेरिका हमेशा वॉर के लिए रेडी रहता है। एंड देन लीव आप देखेंगे सेकंड हैंड में जो लीव है यानी उसकी जो शांति है वो तो बेचारी गायब ही हो गई है, वो नीचे गिर गई है, यानी उनकी शांति जो है वो अभी बहुत लो लेवल पे है। तो इसमें क्वेश्चंस उन्होंने दिया द मैसेज दैट दिस पिक्चर्स गिव अस, क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है पिक्चर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट अगर हम बात करें कि वर्ल्ड को नीड है किसी भी डीन्यूक्लियराइजेशन की, नहीं, वर्ल्ड के पास तो जो न्यूक्लियर वेपन्स बन गए हैं वो ऑलरेडी बन गए हैं। अब उसमें अगर हम नीड की बात करेंगे तो वो तो एक स्टेट पे डिपेंड करता है ना, उसको किस चीज़ की नीड की ज़रूरत है, या एक कंट्री पे डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यूएसए ने थाइनोस का जो ग्लव्स पहन रखा है उससे वो दिखा रहा है कि मैंने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा है, मेरे पास इतनी मिलिट्री है कि आज हर कोई मेरे से डर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है जो विजुअल कैंडिडेट्स के लिए है। अब इसमें कह रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए इज कंसिडरेबल। अगर हम बात करें कि यूएसए यूएनए के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिंकअप है, इसमें ये तो हमें पता है कि यूएन के साथ यूएसए पूरी तरीके से लिंकअप है क्योंकि यूएन का जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में ही है। यूएसए फाइनेंशियली भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, मिलिट्री भी उसके पास सबसे ज़्यादा है, तो यूएन के साथ वो पूरी तरीके से लिंक है। अगर हम ऑप्शन से अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो उन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछा है हमसे, सही नहीं पूछा, गलत ऑप्शंस पूछा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फिजिकली लोकेटेड है यूएसए में, बिल्कुल यूएनए जो है वो फिजिकली लोकेटेड है। एंड देन सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि यूएसए जो है वो पूरी तरीके से यूएनओ को एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी में रखता है, यानी यूएन कहीं ना कहीं यूएसए से
थोड़ा सा दबता है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा उसको जो मिलिट्री सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो यूएसए से मिलता है। तो यूएसए की बात थोड़ी बहुत सुननी पड़ती है यूएनओ को। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, बिल्कुल हम इसी बात को बार बार कर रहे हैं कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएसए। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही हो गए। अब हमसे पूछा क्या इनकरेक्ट, जब ये तीनों सही हो गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को हम पढ़ भी लेते हैं कि यूएसए जो है वो पावरफुल कंट्री व्हेन यूएनए इनटू बिकम। यार अब जब यूएन के साथ इतनी सारी कंट्रीज हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वो कह रहे हैं कि यूएसए से ज़्यादा पावरफुल यूएनओ है, तो ये तो सही नहीं है, यूएसए पावरफुल है। तो डी ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आ गए हैं वो आपके पैसेज क्वेश्चंस आ गए हैं। पैसेज में आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे आपको एक पैसेज शो हो रहा है जो आप केयरफुली रीड करेंगे। अब ये जो पैसेज आपको दिया है इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर आपको ये पैसेज दिया है। अगर हम बात करें तो ये आपके बुक में है, जो इंडिया वाली बुक है, पेज नंबर 8 पे आपको ये पार्टीशन दे रखा है इंडिया और पाकिस्तान का। उस पर फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपको मिल जाएगा, बुक में ही आपको ये पैराग्राफ बहुत इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में उन्होंने बोला है कि 1947 बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा था, पार्टीशन के टाइम में पेनफुल रहा था। अगर हम बात करें ये पेनफुल क्यों रहा था, तो आपकी बुक में भी आपको एक लाइन दी गई है। इस पैराग्राफ से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में हमें बताया गया है कि उस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया था, पार्टीशन हो गया था। बट इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें ऊपर नीचे की चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अब हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में नहीं है कि हमने पैराग्राफ पढ़ा और सेम लाइनिंग है, सेम क्वेश्चन है, हमने टिक कर दिए और वो ठीक हो गया, वो चीज़ नहीं है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारा स्कूल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब हम एक नई उसमें जाने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी समझ के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी वो यही हुई थी कि पॉपुलेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई थी। पार्टीशन के टाइम में लोग बट गए थे, हिंदू मुस्लिम हो गया था, जो सिख थे वो अलग अलग जगह डिस्प्यूट हो गए थे, मुस्लिम अलग अलग जगह डिस्प्यूट हो गए थे, हिंदूज अलग अलग डिस्प्यूट हो गए थे। तो लार्जेस्ट प्रॉब्लम आई थी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ में, तो आपका सही आंसर इसका फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में उन्होंने बोला है कि मेजर डिफिकल्टीज ऑफ पार्टीशन के टाइम पे। तो पहला उन्होंने बोला है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो एक नो सिंगल बेल्ट, वहाँ कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी की। बिल्कुल सही है, ये डिफिकल्टी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए मांग की थी। एंड बी कि ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी आर डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में वो हमसे पूछ रहा है कि हैव बीन इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड हैड देयर बीन नो पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के बारे में वो ये पूछ रहा है कि जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे इंडिया की जो पोजीशन थी वो वर्ल्ड में धीरे धीरे क्रीज हो रही थी, बट पार्टीशन के टाइम पे इंडिया पूरी तरीके से प्रॉब्लम में चला गया था। तो अब वो इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया, इंडिया वुड हैव बीन द मच लार्जर नेशन, बिल्कुल बहुत लार्ज नेशन था, पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, एरिया भी था और डिस्प्यूट्स भी बहुत थे लैंग्वेज को लेके, रिलीजन्स को लेके, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे थी। सेकेंडली उन्होंने बोला कि एक विचुअल रोल निभा रहा था वर्ल्ड के सिनेरियोज में, बिल्कुल प्ले कर रहा था इंडिया, एक विचुअल रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि इंडिया के पास फैसिलिटीज़ भी बहुत है, विचुअल रिसोर्सेज भी बहुत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान क्रिएशन की बात हो रही है कि जब पाकिस्तान क्रिएशन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था तो क्या क्या डिसीजंस हुए थे।
तो इसमें से अब उन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दे दिया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब जो हुआ था वो तो हमें पता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने आप ही निकल जाएगी, जो हुआ है उस पर टिक लगा दो, जो नहीं हुआ वो इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे रहा मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दो बिटवीन कंपटीशन थे, बिल्कुल कांग्रेस इंडिया का था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान का था, जो दोनों ही अपने अपने नेशन की डिमांड कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, बिल्कुल 1940s में हर कंट्री जो थी वो डेवलप की तरफ बढ़ रही थी। सी रोल प्ले बाय द ब्रिटिश उसने भी अपना रोल इसमें निभाया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी फेलियर टू द गवर्नमेंट, जी पाकिस्तान की जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी, इंडिया की भी फेल हो गई थी। उसके बाद सिर्फ मुस्लिम लीग एंड देन कांग्रेस ने ही इसका फाइनल डिसीजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैसिस का है। आप पैसिस देखेंगे, आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे पैसिस, तो ये हमें दे रखा है एक न्यूक्लियर पॉलिसी का क्वेश्चन है जो आपका न्यू एड ऑन हुआ है। न्यूक्लियर पॉलिसीज का क्वेश्चन ये न्यू एड ऑन हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमने न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए CTBT, NPT इस तरीके की कुछ ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें न्यूक्लियस को यूज ना करने के लिए बोला गया था, टेस्ट पे बैन लगाए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, व्हाई वाज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, यानी हम लोगों ने या इंडिया ने ये चीज बोल रखी है कि हम कभी भी आगे से वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। तो इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही ये चीज बोल रखी है कि हम लोग कभी आगे से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, प्लेस की अगर हम बात करें, इंडिया वांट टू इंश्योर इट प्लेस अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वो कहाँ पर एडजस्ट होना जाता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में, यानी जो परमानेंट मेंबर है, इंडिया भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, बट उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, इस वजह से इंडिया अभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 कि CTBT का करेक्ट ऑप्शन, CTBT की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ। तो CTBT 1996 में बना था, आपको सन भी याद करना होगा, 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें बोला गया था कि आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसीज जो है वो किस चीज को रिजॉल्व करती है, कैसे रिजॉल्व करती है। तो ऑप्शंस अगर हम बात करें कि रिजॉल्व करने के लिए हम न्यूक्लियर पॉलिसी हमने क्यों बनाई थी, किस चीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा था हमने, कि स्टैब्लिश कर दिया था रीजनल पीस को, शांति को, एकता को, वॉर ना हो, इसलिए हमने न्यूक्लियर पॉलिसीज अपनाई। जितनी भी न्यूक्लियर पॉलिसीज है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि न्यूक्लियर से जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन फटता है, बम फटता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, पूरा एरिया जो है उसके आसपास का जो सरफेस एरिया होता है वो सारा की सारा नष्ट हो जाता है। तो उसमें आपकी इकोनॉमिक इश्यूज भी हो जाते हैं, फिजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना हो, तो मेन रीजनल पीस के लिए, शांति के लिए उन्होंने एक जो न्यूक्लियर पॉलिसीज है वो अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 59 का सी आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। फॉरेन पॉलिसीज जो है, फॉरेन पॉलिसी की वाइड रेंज क्या है, फॉरेन पॉलिसी जितनी भी हुई थी उसकी वाइड रेंज पूछ रहे हैं वो। इसमें फिर उन्होंने एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी है कि इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है। तो नेशनल इंटीग्रेशन एक वर्ल्ड वाइड फैक्टर तो है, बट अगर आप सबके साथ नेशनल इंटीग्रेशन रहता है तो आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। फॉरेन पॉलिसीज में एक रेंज होती है, हमारी बाउंड्रीज होती है जिसकी हम प्रोटेक्शन करते हैं। हर बॉर्डर पे आपने देखा होगा चेक पोस्ट वगैरह होते हैं, आर्मी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहे हैं अलायंस बिल्डिंग का
अगर हम बात करें इससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कोई लिंक नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट होगा तभी तो आप कोई पॉलिसीज पे साइन करेंगे। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हमारा ये एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करा था, जो एक ऑफिशियल फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर था, वो पूरा सॉल्व हो चुका है। हमने आपको विद ऑप्शंस विद रीजंस पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि उसके क्या रीजंस होने चाहिए, क्या उसके ऑप्शंस होने चाहिए, क्या ऑप्शन सही है और क्या गलत है, पूरा की पूरा डिटेलिंग में हो चुका है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपना फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से करना है, स्कोरिंग करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आप अगर डिटेलिंग में पढ़ेंगे, आपने देखा होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आपके बुक के हैं, एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं है। आप डिटेलिंग में अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सैम्पल पेपर्स के बाद हम सेकेंड टर्म जब आएगा तो हम सेकेंड टर्म का भी कोशिश करेंगे कि आप तक सारी फैसिलिटीज, सॉल्यूशन, हर चीज़ प्रोवाइड करवा सके। बट अभी के लिए आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप एंड थैंक यू।